बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हमने बेसिक टर्म्स की थी रिएक्शन काइनेटिक्स की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बन रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो व्हाट इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये याद रखना है कि वो मालिक्यूल्स जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं हम उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। समटाइम एक ही रिएक्टेंट होता है, समटाइम एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं। फिर वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि रिएक्शन का रिएक्ट करने से क्या मुराद है। तो रिएक्ट करने से ये मुराद होता है कि मालिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ कोलाइड करना, टकराना, और टकराने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बना देना। ठीक है, तो मालिक्यूल्स का आपस में जो टकराने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें एक मालिक्यूल दो एक दूसरे से टकराते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन आगे होती है हमारे पास दो तरह की। एक को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक को बोलते हैं इन इफेक्टिव कोलिजन। इफ़ेक्टिव कोलिजन किसे बोलते हैं? जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, यानी जब कोलिजन इफेक्टिव होगी तो प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में केमिकल चेंज आएगी और वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। दूसरी तरफ इनइफेक्टिव कोलिजन से ये मुराद होती है कि मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट्स बना दें। तो इस सूरत में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल कोलाइड तो करते हैं लेकिन कोलिजन के बाद बाउंस बैक, जिसको आप कह सकते हैं कि वापस वो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल में आते हैं। इस सूरत में प्रोडक्ट्स नहीं बनते। ठीक हो गया। अगली बात आप लोगों ने क्या याद रखनी है कि हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है ड्यू टू मोशन। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी पोटेंशियल एनर्जी में, और एक दरमियान में एक बैरियर होगा। उस बैरियर को मॉलिक्यूल ने क्रॉस करना होता है और देन उसने प्रोडक्ट्स में चेंज होना होता है। अगर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी हो कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर सके, फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। और अगर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी तो हमारे पास इस सूरत में प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। तो व्हाट इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, यानी किसी भी अगर केमिकल रिएक्शन में होता है, पार्टिकल एटम्स आयन मॉलिक्यूल मस्ट फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर एंड कोलाइड विद वन अनदर। उन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बनाना होता है और एक दूसरे से कोलाइड होना होता है। तो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो। कोलिजन की आगे टाइप सुने। कोलिजन में भी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल, और व्हेन दीज कोलिजन आर इफेक्टिव दे गिव राइज टू प्रोडक्ट, अदरवाइज कोलाइडिंग पार्टिकल जस्ट बाउंस बैक। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर कोलिजन होगी इफेक्टिव तो उनमें केमिकल चेंज आएगी, उनकी केमिकल नेचर चेंज होगी और वो प्रोडक्ट्स में बदलेंगे, और जब इनइफेक्टिव कोलिजन होगी तो वो एज इट इज़ रहेंगे। नेक्स्ट, द इफेक्टिव कोलिजन The effective collision can take place only when colliding particle which possess certain amount of energy and they approach each other with proper orientation। Orientation का मतलब है कि उनको collide करने के लिए भी proper directions की ज़रूरत होती है। और idea of proper orientation mean that at time of collision the atom which required to make new bond should collide with each other। और definition क्या है? minimum amount of energy required for an effective collision is called activation energy। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हमारे पास रिएक्शन टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा। तो उसका आंसर हमारे पास ये बनता है कि अगर मॉलिक्यूल्स में इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो आपको समझ आ जानी चाहिए, तो उस सूरत में क्या होगा, बहुत शार्ट टाइम इंटरवल में हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल है उनकी जो कोलिजन है वो इफेक्टिव इतनी नहीं होगी, तो उस सूरत में रिएक्शन स्लो भी होगा, उसकी यील्ड भी कम होगी और वो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है, इफ़ ऑल द कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग स्पीशीज एट गिवन temperature are effective in forming the product, reaction is complete at very short time, or most of reaction are however slow showing that collision are not equally effective। यानी स्लो रिएक्शन का ये मतलब होगा। इसके बाद अब आप लोगों के पास एक एग्जांपल है, उसमें आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास A2 है, यानी एक रिएक्टेंट है जिसको आप A2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है जिसको आप B2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ये दरमियान वाला पोर्शन क्या होता है? ये वो पोर्शन होता है
जिधर दो काम हो रहे होते हैं, बॉन्ड बन भी रहा होता है और बॉन्ड टूट भी रहा होता है, या यू कैन से ये वो स्टेज होती है जिसमें मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके एक स्टेज पे अपने पास मैक्सिमम एनर्जी लेके आते हैं। वो जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, और जिस आप कह सकते हैं इंटरवल में एनर्जी मैक्सिमम होगी उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट्स जिस स्टेट में होंगे, जिस हालत में होंगे, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें दो काम हो रहे होते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, यानी यहाँ से मैं ऐसे ये कह रहा हूँ, और टिक वाली बात, यहाँ बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। इसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होगी। ठीक हो गया। और इसके बाद ये बैरियर क्रॉस होगा तो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, या अगर ये बैरियर क्रॉस नहीं हो पाएगा तो दोबारा ये रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है। तो चेक करें जी, लेट अस स्टडी द रिएक्शन बिटवीन A to B2 टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल AB। इफ दिस मॉलिक्यूल विल हैव इक्वल एनर्जी और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, देन upon collision दे बॉन्ड विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। ये बात आपने याद रखनी है कि एक्टिवेशन से बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा, यानी यू कैन से, मैंने आपको बताया है इस स्टेज में एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अगर उस बैरियर तक एनर्जी है तो मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे, और अगर उस बैरियर से कम है, फॉर एग्जांपल इतनी एनर्जी है, तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, बाउंस बैक हो जाएगा। इसके पास इतनी एनर्जी है, बाउंस बैक। लेकिन जिसके पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जितनी एनर्जी है वो प्रोडक्ट्स में चेंज होगा। नेक्स्ट चेक करें जी, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या होता है? अनस्टेबल कम्बिनेशन ऑफ ऑल एटम इन्वॉल्व द रिएक्शन विच हैव एनर्जीज मैक्सिमम। यानी इसकी दो निशानियाँ, एक तो इसमें तमाम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, इधर एनर्जी मैक्सिमम होती है। शॉर्ट लिव स्पीशीज। ये नेक्स्ट इसका फीचर है, डीकम्पोज इनटू प्रोडक्ट्स इमीडिएटली। इट हैज़ ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? वक्ती, लम्हाती। नेक्स्ट चीज़ आगे, व्हेन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर एट टाइम ऑफ कोलिजन दे स्लो डाउन। ठीक है, कोलाइड एंड फ्लाई अपार्ट। और इफ कोलिजन इज इफेक्टिव, ये बात याद रखनी है, देन मॉलिक्यूल फ्लाइंग अपार्ट आर केमिकली डिफरेंट, अदरवाइज सेम मॉलिक्यूल जस्ट बाउंस बैक। ये जो मैंने आगे आपको बात बताई थी, अगर प्रोडक्ट बनेगा तो उनमें केमिकल चेंज आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है? When the molecule slow down just before collision, their kinetic energy decrease and potential increase, और this process can understood by the help of graph। इस ग्राफ को आप लोग चेक करें, यह हमारे पास पोर्शन, इस पोर्शन में आपको दो इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। एक तो आपको यहाँ कंसेप्ट मिलेगा एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स और एक्टिवेशन एनर्जी का। दूसरा आपको यहाँ से पता ये चलेगा कि हमारे पास गिवन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो केस 1 चेक करें, यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी लो है, और ये इनमें इतना गैप है, और ये वो पोर्शन है जिधर इस रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। ठीक हो गया। तो यहाँ से दो बातें समझ आएंगी। पहली बात कि ये रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट की एनर्जी लो है। तो अगर रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट्स में चेंज होना है तो उन्हें एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अगर ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो ये प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक में देखें, रिएक्टेंट की एनर्जी लो है, प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है, और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स ऑलरेडी मैक्सिमम एनर्जी में, दिस इज एक्टिवेशन। तो इस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल इतने गैप की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, देन वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट चेक करें, द रिएक्टेंट reach a peak of curve to form activated complex. EA is the energy of activated appear to potential energy hills between reactant and product, और only collided। यहाँ से सवाल बनेगा कि जिनके पास उससे ज़्यादा एनर्जी है, only colliding molecule with proper activation energy will able to climb up the hill and give the products। ठीक है, यानी जो इस हिल को क्रॉस कर सकेंगे, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और इफ़ द कंबाइन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन एक्टिवेटेड, दे विल बी अनस्टेबल, रीच द टॉप ऑफ हिल एंड फॉल बैक इमीडिएटली। और उस सूरत में केमिकली अनचेंज रहेंगे, मीन प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होंगे। और लास्ट चीज़ जो भी आपको बताई कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है हमें ये भी बताएगी कि हीट रिलीज़ हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है। तो मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी या हीट ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम, इसलिए यहाँ हीट रिलीज़ होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की ज़्यादा, और हीट अब्जॉर्ब होती है। इस पैराग्राफ में जस्ट आपने यही लिखना है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ वी विल कम टू नाउ दैट वेदर अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है।
इसके बाद ये आपने ग्राफ बनाना है और ये इसकी डिटेल आपने लिख लेनी है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आज का लास्ट टॉपिक हमारा बनेगा फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्ट करके हमारे पास बना रहे हैं सी एंड डी, तो हमारे पास जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा ए एक्सपोनेंट इसका स्मॉल ए बनेगा और दैट प्रोडक्ट ऑफ बी एक्टिव मास ऑफ बी और इसका ये, और ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि ये इसके इक्वल होगा सम ऑफ ए प्लस बी, और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरेटिकल होता है लेकिन एक्चुअली हम किसी भी रिएक्शन में अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना होता है तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज़ हिट एंड ट्रायल, सेकंड इज़ ग्राफिकल, थर्ड इज़ डिफरेंशियल, फोर्थ इज़ हाफ लाइफ, फिफ्थ विल मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ठीक, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लास्ट 2 मेथड करेंगे, एक हाफ लाइफ और एक मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, क्योंकि हाफ लाइफ हम पढ़ चुके हैं। तो हाफ लाइफ मेथड क्या है, कहता है एज मेंशन अर्लियर, हम पढ़ चुके हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1 लेस ऑफ ऑर्डर। ठीक हो गया, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, टी हाफ लाइफ, एन इज ऑर्डर और 1 ओवर ए ओवर एन माइनस 1, एन फॉर मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और व्हाट इज ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गया, तो कहता है अगर हम इस हाफ लाइफ को 2 दफ़ा परफॉर्म करें, एक दफ़ा फर्स्ट हाफ लाइफ लें, एक दफ़ा सेकंड हाफ लाइफ, तो हमारे पास पहले की कंसंट्रेशन A1 बनेगी, दूसरे की A2, और इसी तरीके से फर्स्ट की हाफ लाइफ T1 और सेकंड की T2। तो हम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जस्ट n की जगह 1 लगेगा, तो ये T1 बन जाएगी फर्स्ट हाफ लाइफ, ये A1 बन जाएगी कंसनट्रेशन, सिमिलरली ये T2 और ये हाफ लाइफ। फाइंड कैसे करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो T1 ओवर T2 बनेगा, और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड से तो जो A2 वाला पोर्शन है ऊपर आएगा। ये मैं आपको साइड से बताता हूँ, इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे A1 और पावर आप इस तरह लिख लीजिएगा और बटे में होगा A2 और इसी तरीके से इसकी पावर, तो आपको पता है ये पावर आ जाएगी ऊपर और ये पावर आ जाएगी नीचे, तो A2 ओवर A1 और दोनों का जो n-1 है वो सेम है तो वो होल पावर आ जाएगी। नेक्स्ट हमें n की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे, और यहाँ क्या होगा, log का रूल होता है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला रिलेशन है ये चेंज होके आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करें जी, हमें वैल्यू चाहिए n की, क्योंकि n हमें ऑर्डर बता रहा है, तो n कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू इधर हो रही है मल्टीप्लाई, इस तरफ जाके हो जाएगी डिवाइड, तो नेक्स्ट लाइन में यही हुआ होगा। तो चेक करें n-1 रह जाएगा, तो T हाफ लाइफ 1 हाफ लाइफ 2 और कंसनट्रेशन 2 कंसनट्रेशन 1। इसी तरीके से हमें n की वैल्यू चाहिए तो ये 1 इधर माइनस हो रहा है और इधर क्या हो रहा है प्लस, तो ये हमारे पास रिलेशन होगा जिसकी मदद से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें देखें हम सॉल्यूशन से करेंगे, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन थी एक रिएक्टेंट की 290 यानी इनिशियल पार्शियल प्रेशर था, दूसरे का पार्शियल प्रेशर 360, फर्स्ट हाफ लाइफ 255 सेकंड, सेकंड इज़ 212। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर T1 की वैल्यू, T2 की इसी तरीके से A2 और A1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये ज़रा चेक करें। देन हम इनको डिवाइड करके इनका लॉग लेंगे। ठीक है, यहाँ इसको पहले डिवाइड करेंगे फिर लॉग लेंगे, इसको भी पहले डिवाइड करेंगे फिर लॉग, तो ये वैल्यू आएगी। देन हम इसमें ऐड करेंगे तो 1.85 दैट इज़ नियरली इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 2, तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर है वो सेकंड होगा। इसका मतलब है अगर हमने किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है हमें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, उसकी पहले की इनिशियल कंसनट्रेशन, दूसरे की इनिशियल कंसनट्रेशन, फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट की हाफ लाइफ और सेकंड की हाफ लाइफ। अगर ये हमारे पास 4 फैक्टर्स होंगे तो हम n की वैल्यू इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर 2 मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, नाम पे फोकस करें। लार्ज एक्सेस का क्या मतलब है, जिसमें हम दोनों में से एक चीज़ को लार्ज अमाउंट में लेते हैं, लार्ज कंसनट्रेशन में लेते हैं, और हमारे पास जो दूसरा रिएक्टेंट होता है हम उसको स्मॉल कंसंट्रेशन में लेते हैं। इससे क्या होता है कि लार्ज का जो कंसंट्रेशन होती है उसकी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और रिएक्शन के ऑर्डर के ऊपर जो भी चेंजिंग होगी वो ड्यू टू स्मॉल की कंसंट्रेशन से होगा, और उस कंसंट्रेशन को हम अगर मेजर कर लेंगे तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि उसमें उसका ऑर्डर कौन सा बनता है। तो चेक करें जी, इन दिस मेथड वन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन इन वेरी स्मॉल अमाउंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मैसेज ऑफ सब्सटेंस लार्ज एक्सेस रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी हम बोलेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन में ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं आई, और द सब्सटेंस टेकन इन स्मॉल अमाउंट कंट्रोल द रेट एंड ऑर्डर इज नोटेड विद रिस्पेक्ट टू दैट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक की कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था ऑर्डर का हमें कैसे पता चलता है, हम फर्स्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं, हम सेकंड की कंसंट्रेशन लेते हैं और हम रेट चेक करते हैं।
पहले इसको जस्ट कांस्टेंट रखते हैं, इसको चेंज करते हैं और चेक करते हैं रेट इफेक्ट हुआ है या नहीं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन क्योंकि यहाँ एक की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो दूसरे की कंसंट्रेशन से हम चेंज फाइंड कर सकते हैं। और रीज़न इज़ दैट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टेकन इन वेरी स्मॉल अमाउंट इफेक्ट द रेट अप्रिशिएबली। और हाइड्रोलिसिस ये इसकी एग्जांपल है कि जिसमें हम ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट, तो ये हमारा सिलेबस में नहीं है, तो जस्ट एक टॉपिक हमारा रह गया अर्हेनियस इक्वेशन, तो दैन ये हमारा चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।